नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और रुक करेंगे बड़ी खबर का। चंपावत से बड़ी खबर आपको बता दें कि नामांकन किया है। 31 मई को चंपावत में मतदान होगा। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 3 जून को परिणाम आएंगे। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चंपावत में आज पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन कराया। कहा, चंपावत की जनता की सेवा करने के लिए हूं तैयार। और बेहद खास आज का दिन, 31 मई को मतदान होना है और 3 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन करा दिया है। कैसा रहेगा चंपावत का ये जो रण है, चुनावी रण, किस तरह से, किसकी मजबूती रहेगी और अब तक का इतिहास क्या रहा है? ये देखो, ये तो औपचारिकता है। और क्योंकि अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उत्तराखंड में जी, रूलिंग पार्टी हारी नहीं है जी, है ना। एक तो अब यहाँ तो खुद मुख्यमंत्री ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का हारने का तो कोई, मुझे लगता है कोई संभावना नहीं है। वो जीतेंगे तो ये औपचारिक ही समझ लो अब ये चुनाव। लेकिन जय सिंह रावत जी, एक सवाल ये उठ जाता है कि जब पुष्कर सिंह धामी पहले भी सीएम थे, जब वो खटीमा से अपनी सीट हारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो समय था, उसमें उसको जग जाहिर था कि वो चुनाव हार रहे हैं। सभी लोग कह रहे थे। लेकिन इस समय जो यहाँ का जो इतिहास है जी, वो इतिहास ऐसा था कि मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं। 2-3 बार पहले हार गए। हरीश रावत जी भी हार गए थे, खंडूड़ी जी भी हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन बाई इलेक्शन जो उपचुनाव है, कोई नहीं हारा, बल्कि मुख्यमंत्री भी नहीं हारे, तिवारी जी भी चुनाव जीते। उसके बाद खंडूड़ी जी धुमाकोट में चुनाव जीते। उसके बाद फिर ये आपके विजय बहुगुणा उपचुनाव जीते, उधर सितारगंज से जीते। हरीश रावत धारचूला से चुनाव जीते। अरे जीते नहीं, मतलब कोई हारा। मुख्यमंत्री तो रहा दूर, बाकी बाई इलेक्शन भी जो भी है, रूलिंग पार्टी बाई इलेक्शन में हारी नहीं है अभी तक। तो ऐसे कोई बात में कोई चांसेस नहीं है उनके हारने। लेकिन अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, ये कहा जा रहा है कि वॉकओवर दे दिया कांग्रेस ने, क्या ऐसा है? देखिए, वॉकओवर तो नहीं है, वॉकओवर नहीं होगा। कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि वो जो मार्जिन है जी, वो मार्जिन कम से कम हो। जो जीत का जो मार्जिन है, अभी उस सीट पर जो जीते हैं, गटोड़ी जो जीते थे, वो 5000 वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन जब 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय तो 16-17 हजार वोट से जीते थे। वो मार्जिन इस चुनाव में कम हुआ है। अब देखना यह है कि उस सीट पर जब बीजेपी का कैंडिडेट 17,000 वोट तक की मार्जिन से इतने बड़े लीड जीत गया है। अगर धामी 17,000 वोट का वो आंकड़ा नहीं छूते हैं उसमें लीड में, तो वो फिर उनकी इमेज पर इसका असर पड़ेगा क्या? ठीक है। और अगर हम बात करें जिस तरह से कैलाश गहतौड़ी ने ये सीट छोड़ी है, वहीं कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो भी गहतौड़ी हैं। कहीं ना कहीं एक सोच कांग्रेस की ये भी रही कि गहतौड़ी की जगह गहतौड़ी उतारा जाए, कुछ फायदा ले लिया जाए। हाँ, गहतौड़ी ये सोच ही यही है जो आप बता रहे हैं। दूसरा ये था कि जो वहाँ पर जो कैंडिडेट थे, जो पिछली बार हारे थे, खरकुवाल, वो चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपया लगता है। जब उन्हें मालूम था कि भाई चुनाव जीतने की संभावना कम है, तो वो इतना पैसा क्यों खर्च करते। शायद उन्होंने अनिच्छा जाहिर की, इससे ये मिसेस गहतौड़ी को टिकट मिला है। अन्य दलों की बात करें, सपा कह रही है कि हम भी लड़ेंगे, अन्य दल आम आदमी पार्टी है ही, कितना नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचाना था पिछली बार पहुंचाया नहीं। 2-4 सीट और जीती कांग्रेस।
जी है ना। जी और इस वक्त पिछले चुनाव में होता क्या है वो सबको मालूम है, जीतना नहीं है किसी ने। जी लेकिन चुनावों में राजनीतिक दल का जो संगठन वो होता है, जो इनके कार्यकर्ता हो इनर्जाइज हो जाते हैं, जी उनको एक्टिवेट करना होता है पॉलिटिकल पार्टी को। जी तो चुनाव के दौरान सारा संगठन जो है क्या कहते हैं बिल्कुल सक्रिय हो जाता है, और उनका जो उनका आपको जो मैसेज देना होता है, अपनी पार्टी का जो प्रचार करना होता है, उसका विस्तार वही जनता के सामने उपस्थिति दर्ज कराना है, जनता को ये दिखाना है कि हम भी लड़ाई में हैं। हम भी हैं, हम भी मौजूद हैं अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया जय सिंह राव जी आपके तमाम बातचीत के लिए। किया है पुष्कर सिंह धामी ने, और नामांकन के बाद जब मंच पर पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका हुआ। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासी केंद्र बना है। पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन कराया। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है और 3 जून को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम धामी जनसभा के लिए पहुंच चुके हैं, और वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता भी जनसभा के लिए मंच पर पहुंचे हुए हैं। यहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और जनसभा की भीड़ देखकर सीएम भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको चंपावत का चुनावी इतिहास बताते हैं। 2002 में कांग्रेस के हेमेश खरकवाल जीते थे, और बेहद दिलचस्प ये चुनाव था 2002 का। 2007 में बीजेपी की प्रत्याशी बीना महाराणा जीती। 2012 में फिर से हेमेश खरकवाल कांग्रेस के विधायक चुने गए, क्योंकि शुरुआत से लेकर और अब तक हेमेश खरकवाल प्रत्याशी थे। 2017-2022 में लगातार 2 बार बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी जीते, और 2002 से 2022 तक इस सीट पर 3 बार बीजेपी जीती है, और 2 बार कांग्रेस इस सीट पर जीती है। और अब तक राज्य बनने से लेकर अब तक हेमेश खरकवाल हमेशा प्रत्याशी हुआ करते थे। इस बार 2022 के चुनाव में कैलाश गहतोड़ी को 50.26% वोट मिले। कैलाश गहतोड़ी को 32,547 वोट मिले, और जबकि हेमेश खरकवाल को 42.07% वोट वहां पर मिले। 27,243 वोट हेमेश खरकवाल के खाते में गए। बहुत बड़ा अंतर नहीं था, 5,000 वोटों से यह जीत हुई थी 2012 में। अब आपको बता दें कि निर्मला गहतोड़ी कौन है, जो इस वक्त कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। 2017 में महिला कोटे से टिकट के लिए उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। हालांकि वो जिलाध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, और पार्टी जिलाध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है। सरल स्वभाव के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं में निर्मला दीदी के नाम से मशहूर हैं, और पुरानी कार्यकर्ता हैं, और पार्टी में तेज तर्रार महिला के रूप में उनकी छवि है, और ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखती हैं निर्मला गहतोड़ी। तो हालांकि पार्टी की जिला अध्यक्ष रहने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने काम किया है। साल 1992 में चंपावत जिले में एक शराब विरोधी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन से चर्चा में आई थी। शराब की दुकान खोलने के खिलाफ 108 दिन तक यह आंदोलन चला था। उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, और गहतोड़ी साल 1997 से साल 1999 तक ब्लॉक के पदों पर भी रही हैं। 1999 से 2001 तक पीसीसी सदस्य भी रहीं, और 2001 से 2010 तक कांग्रेस के चंपावत जिला अध्यक्ष भी वो रहीं। 2011 में उन्हें एआईसीसी का सदस्य भी बनाया गया। तो पुरानी कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस ने ये सोचा है कि कैलाश गहतोड़ी थे पहले बीजेपी की तरफ से, इस बार कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी हैं। तो कितना फायदा गहतोड़ी होने का कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। 31 मई को मतदान होना है, 3 जून को परिणाम आएंगे, और ये चुनाव बेहद दिलचस्प होगा।
रेलवे स्टेशन रुड़की के अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें रुड़की रेलवे स्टेशन और 23 धार्मिक स्थानों समेत सीएम धामी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे पत्र ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ाई हुई है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें इस पत्र की जांच पड़ताल करने में जुटी हैं और जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसके वर्मा के नाम एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें 23 अन्य स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से ही पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच में जुटी है और स्टेशन पर चेकिंग अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि धमकी भरा पत्र रेलवे स्टेशन रुड़की अधीक्षक के नाम कार्यालय में पोस्ट किया गया। स्थलों को उड़ाने की धमकी इस पत्र में दी गई है। अधीक्षक कार्यालय को ये चिट्ठी मिली है और इस पत्र मिलने के बाद से ही प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार टीमें जांच कर रही हैं और जो ये पत्र मिला है देहरादून में बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के गढ़वाल दौरे को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अब ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गढ़वाल दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के दौरे पर हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं के नाम पर 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पर अब कितने लोगों का विश्वास और बाकी रह गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने हालातों पर मंथन करने की जरूरत है, जिससे बचे हुए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रहें। देखिए, आजकल जिस प्रकार से आप देख सकते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष का दौरा भी चल रहा है। कांग्रेस के पास उनके गढ़वाल मंडल के दौरे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप देखेंगे कितने कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी कमी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से घूम रहे हैं, ये पूरी उत्तराखंड की जनता सोशल मीडिया में देख रही है। इसलिए कांग्रेस आज डरी सहमी ही नहीं, कांग्रेस के पास न कोई नेता है न नेतृत्व है। कांग्रेस जान चुकी है कि चंपावत में उनका बुरा हाल होने वाला है। इसलिए कांग्रेस मुझको लगता है कि धीरे धीरे जब तक चयन प्रक्रिया अभी देखिएगा आगे होने। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के गढ़वाल दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता नहीं बचे, अब विश्वास उठ चुका है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जोशी जी आपका एफएम न्यूज में। मथुरा दत्त जोशी जी, बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने आपके प्रदेश अध्यक्ष के गढ़वाल दौरे पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके गढ़वाल दौरे पर 2-4 कार्यकर्ता ही उनके साथ नजर आ रहे हैं, इससे ये साफ पता चल रहा है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता का विश्वास भी कांग्रेस पर नहीं रहा, ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी है और यह उनकी घबराहट है, उनकी बौखलाहट है। प्रदेश अध्यक्ष जहाँ जाएंगे वहाँ जो कांग्रेस की विचारधारा का लोग होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। भाजपा का आदमी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के लोग मिलेंगे जगह जगह। वो जरा देखिएगा सोशल मीडिया के अकाउंट देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि कितने लोगों की भीड़ थी, क्या थी क्या नहीं थी।
कार्यकर्ताओं से संवाद करने अध्यक्ष जी गए थे, कोई पब्लिक मीटिंग करने नहीं गए थे वहाँ पर। और लोगों से केवल कार्यकर्ताओं से मिलना था, कहीं पर कोई सार्वजनिक सभा नहीं थी। इस तरह की बयानबाजी करके आज तो आपकी बौखलाहट का इजहार कर रही है। लेकिन मधुरादत्त जोशी जी, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा है, उसके बाद सवाल तो उठने शुरू हो जाते हैं। आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट जी कांग्रेस छोड़ गए। देखिए, ये निश्चित रूप से जोत जी ने कांग्रेस छोड़ी है जी, और क्यों छोड़ी, किसने छोड़ी, ये ज्यादा तो जोत सिंह जी ही ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं जी, कि नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी का कैडर नहीं जाता था। आप खुद ही अंदाज लगा लो कि जोत सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और उनका काम भी बहुत अच्छा था। तो जब वो पार्टी छोड़ के गए तो कितने कार्यकर्ता उनके साथ गए, ये आप खुद ही पता लगा लो। लेकिन वजह क्या है मधुरादत्त जोशी जी? चुनाव से पहले किशोर उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड, उसके बाद जोत सिंह बिष्ट जी, सरिता आर्या जी, ये तमाम बड़े नाम कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा ने छोड़ी क्या? हरक सिंह जी ने भाजपा छोड़ी, यशपाल आर्य जी ने भाजपा छोड़ी, लोगों ने, विधायकों ने भाजपा छोड़ी। ये पार्टियों में आना जाना लोकतंत्र है, जिसकी आस्था जहाँ होगी, जिसकी इच्छा जहाँ होगी वहाँ रहेगा। मधुरादत्त जोशी जी, आपने जो नाम गिनाए हैं, उन नामों को अगर हम पीछे उठाकर देखें तो उनका चलता रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। लेकिन जोत सिंह बिष्ट, किशोर उपाध्याय, ये तो वो नाम है जो शुरू से लेकर जिनकी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से हुई और अब इस उम्र तक कांग्रेस में थे और अब इस उम्र में जाकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से रहे हैं कांग्रेस में और अभी कांग्रेस छोड़ी है। आपकी चिंता बिल्कुल सही चिंता है, मैं अपने को आपकी चिंता से संबद्ध करता हूँ। और लेकिन मैंने कहा ना, कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहा, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी पे है और कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सफल शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं और वहीं यात्रा में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ अभद्रता की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी उन्होंने निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग में भी श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की गई। इससे उत्तराखंड के अतिथि देवो भव के संदेश को पलीता लग रहा है। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यात्री जब उत्तराखंड आता है तो बहुत आशाओं के साथ आता है, ये सोचकर आता है कि वो और उसके परिवारजन यहाँ सुरक्षित रहेंगे, उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी, सुलभ होगी। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं, हरिद्वार के अंदर काफ़ी सारी ऐसी वारदातें हुई हैं जहां यात्रियों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ अभद्रता की गई है और छुटपुट घटनाएं देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग से भी आ रही हैं। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूँगी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, सरकार से, कि सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश पूरे विश्व में, पूरे देश में जाना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वीडियोज़ में कैद हो चुकी हैं, इनका संज्ञान तुरंत पुलिस प्रशासन ले और इन आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इसका सीधे सीधे असर हमारी चारधाम यात्रा पर पड़ रहा है। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है और यहाँ हमारे प्रदेश में जो लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, उन
अब बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में पुलिस ने आईटीबीपी के जवान को गिरफ्तार किया है। दरअसल आईटीबीपी जवान पर वाहन में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी जवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता दोनों चमोली जिले के जोशीमठ से एक प्राइवेट वाहन में बैठे हुए थे। इनके साथ 3 और लोग भी सवार थे। तभी पीड़िता को उल्टी की शिकायत हुई और पीड़िता पीछे की सीट पर बैठ गई। आरोप है कि तभी जवान ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। घटना है, कल शाम की घटना है। ये कि कर्णप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी आ रही थी जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे और एक बंदा और भी बैठा था प्राइवेट गाड़ी में, जिसके द्वारा रास्ते में एक लड़की से छेड़खानी की गई जो नाबालिग है। और उसके तहरीर के आधार पर यहाँ पर जो है 354 और एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है और जो मुलजिम है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, ये आईटीबीपी में ये पता चला, जब इसके बारे में जानकारी की गई तो ये आईटीबीपी में कार्यरत है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में आपके पास? देखिए, आईटीबीपी के जवान बलवंत सिंह के ऊपर लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है और पीड़िता ने श्रीनगर पहुंचकर पुलिस को इसके मामले की जानकारी दी और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसको हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया है। सीओ श्रीनगर ने बताया है कि आईटीबीपी में ये जवान कार्यरत है और उसकी 50 साल इसकी उम्र है और श्रीनगर पुलिस ने आईटीबीपी में इसको गिरफ्तार जब किया है। तो हालांकि ये व्यक्ति अपने आप को निर्दोष बता रहा है, लेकिन लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और पॉक्सो एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बाद में इसको कोर्ट में पेश करके जेल भी भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों पॉक्सो एक्ट को काफी सख्त भी बनाया गया है। इसके बावजूद इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और क्योंकि पीड़िता ने पहले जाकर के अपने परिजनों को इसके बारे में जानकारी दी, उसके बाद से अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं उनके पास इनके परिजन पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी वहां पर दी है और उसके बाद से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे तो कैसे लोगों का बचाव हो सकेगा। और आईटीबीपी देश की एक ऐसी एजेंसी है, ऐसी सुरक्षा एजेंसी है जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह का कोई जवान कृत्य करता है तो जाहिर है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी ठीक है। बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और अल्मोड़ा में अचानक हुई बारिश की वजह से आम जनता को राहत मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ था और ऐसे में बारिश का आना लोगों के लिए वरदान से कम नहीं हुआ। लोगों ने राहत की सांस ली और इस बारिश की वजह से जंगलों में लग रही आग पर भी नियंत्रण पाया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।